इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2017 बैच के समय वर्ष 2019 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप 2019 के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर साथ ही 2020 में डीएलएड 2018 बैच के समय चतुर्थ सेमेस्टर में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा शांति अभिवृत्ति नहीं है। यहाँ पर देखिए, अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, ये सभी शांति के अभिवृत्ति होते हैं। लेकिन प्रश्न में शांति अभिवृत्ति नहीं की बात की जा रही है, तो हिंसा एवं विवाद जो है वह शांति की अभिवृत्ति नहीं होते हैं। पहले का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 महर्षि पतंजलि इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, शांति कौशलों का आधार है, तो इसका आधार जो होगा ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मकता होगा। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि नए तरीके से किसी भी कार्य को करना, ठीक है। यहाँ पर शांति कौशल यानी कि जीवन में शांति तभी स्थापित होगी जब आप एक समस्या को विभिन्न नए नए तरीकों से उसको हल करना सीखेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, तनाव एवं दबाव, जिससे शांति आपके जीवन में स्थापित नहीं हो सकती। तीसरा देखिए, संवेगात्मक अस्थिरता, मतलब कि जब अगर आपको कोई डांट दे किसी गलत व्यवहार पर भी, तो अगर आप संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहेंगे तो उस पर बहुत तेजी से और आक्रामक रूप से उस पर रिएक्ट करेंगे। तीसरा है संकीर्ण विचार, यानी कि छोटी मानसिकता। छोटी मानसिकता भी अगर आपकी रहेगी तो भी आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि आप दूसरे के अहित के बारे में बार बार सोचेंगे और अपने हित के बारे में सोचेंगे। तो सृजनात्मकता जो है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीकों की खोज अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में शांति रहेगी और यही शांति कौशल का आधार माना जाता है। तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मकता सही उत्तर है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आक्रामकता, ठीक है। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब बंदा बहुत ज़्यादा किसी को हानि पहुंचाने जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो अचानक से वो आक्रामक हो जाता है, उस पर हावी हो जाता है। तो इसको उसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला आक्रामकता। पांचवा प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद इसके सही उत्तर होंगे। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न था, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन सी वैयक्तिक कौशल विकसित किया जाना चाहिए। देखिए, शांति स्थापित करने के लिए बच्चों में निम्न प्रकार के व्यक्तिक कौशलों को स्थापित करना जरूरी है। पहला, आत्म अनुशासन, यानी कि जब किसी समस्या पर बच्चा विचार विमर्श करेगा तो उस समय समस्या को सॉल्व करते समय वो आत्म अनुशासित रहना चाहिए। दूसरा, सहयोग, यानी कि ग्रुप में जितने भी सदस्य होंगे सभी का सहयोग आपस में रहेगा, तभी एक ग्रुप में शांति बनी रहेगी। तीसरा, अनुकूलन, अगर समस्या को सॉल्व करते समय कोई दूसरी दृष्टिकोण अभ्यर्थी के द्वारा दिया जा रहा है तो अभ्यर्थी अनुकूलन कर पाए उससे, यानी कि उसके समस्याओं के समाधान के अनुरूप अपने आप को परिवर्तनशील रख पाए, ये बहुत जरूरी है। चौथा है उत्तरदायित्व, यानी कि समूह में रहते हुए प्रत्येक सदस्य को अपने हिस्से का कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए। और पांचवा है सम्मान, यानी कि समूह के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी आपस में शांति स्थापित हो सकती है। बात करेंगे सातवें प्रश्न की, चरित्र का निर्माण करने वाली किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। चरित्र निर्माण में अगर कारकों की बात की जाए तो परिवार के द्वारा दिया जाने वाला नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा जो नैतिक मूल्य होते हैं जो कि समाज से या फिर परिवार के द्वारा या फिर समुदाय के द्वारा बच्चे को मिलता है, वह सभी भी चरित्र निर्माण में प्रमुख कारक होता है। इसके अलावा बच्चे की संकल्प शक्ति और स्थायी भाव, ये सभी प्रमुख कारण हैं चरित्र निर्माण के। आठवां प्रश्न है, साइबर बुलिंग से क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके किसी को मेंटली हैरेस करना, उसको धमकाना, अपशब्द बोलना, उत्पीड़न जैसे कार्य साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं और साइबर बुलिंग को साइबर हरासमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। मानवाधिकार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराना। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, नैतिक दृष्टि से अगर कोई बंदा किसी को हैरेस कर रहा है तो अगर वो अपने अधिकारों को जानता रहेगा तो उसके खिलाफ कोर्ट में या फिर कानूनी मदद ले सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मानवाधिकार शिक्षा का बहुत ही महत्व होता है।
10वां प्रश्न है, तनाव कम करने के किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख करिए। अप्रत्यक्ष विधियों में पहला विधि है प्रतिगमन, यानी कि जब व्यक्ति को इसके पहले कभी तनाव हुआ होगा, उस समय उस तनाव से निपटने के लिए जो उसने उस समय व्यवहार किया होगा, उसी प्रकार पूर्व के व्यवहारों को अपनाना ही प्रतिगमन कहलाता है। दूसरा है दिवा स्वप्न, यानी कि अगर व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से उसको तनाव हो रहा है, तो वह दिवा स्वप्न यानी कि दिन में भी सपने देखता है कि वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इससे उसके मन को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तीसरा विधि है पृथकीकरण, यानी कि जिस समस्या की वजह से उसको तनाव हो रहा है उससे वह स्वयं को पृथक कर लेता है, यानी कि आइसोलेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके तनाव में थोड़ी सी कमी आती है। चौथा उपाय है प्रक्षेपण, इसमें व्यक्ति अपने तनाव यानी कि जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको तनाव है, उस प्रॉब्लम का रीजन अपने आप को ना मान करके किसी दूसरे व्यक्ति को मानता है, जिससे उसके तनाव में थोड़ी सी कमी आती है। और पांचवा इसका उपाय होता है क्षतिपूर्ति, इसके माध्यम से अगर व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में असफल हो गया है जिसकी वजह से उसको तनाव हो रहा है, तो दूसरे क्षेत्र में जिसमें वो सफल हुआ है उससे वो प्रेरणा लेकर के अपने तनाव को थोड़ा सा कम कर सकता है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की, SDG का पूरा नाम लिखिए। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न है, वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता इस वजह से है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गया और चाइना हो गए, तो ये सभी छोटे कंट्रियों पर अपना कंट्रोल ज़्यादा रखना चाहते हैं ताकि ये अपना पावर दूसरे देशों को दिखा सकें। तो यहाँ पर अगर शांति शिक्षा रहेगी तो दूसरे देश भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे और शांति का माहौल सभी देशों के प्रति रहेगा और परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज वैश्वीकरण के समय में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि अगर कोई पावरफुल कंट्री भी है जैसे चाइना, तो अपने प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करेगा उसको बेचने के लिए उसको मार्केट की जरूरत जरूर पड़ेगी। आज देखेंगे कि चाइना के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इंडिया में बिकते हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे कि अगर आपसी समझौता रहेगा और आपस में शांति रहेगी तभी ये पॉसिबल है कि आप एक देश का सामान दूसरे देश में बेच पा रहे हैं और दूसरे देश का सामान उसी देश में आगे बेच पा रहे हैं या फिर आयात निर्यात को बढ़ावा दे पाएंगे। इसके अलावा आज देखा जाए तो हथियार से सभी देश लैस हो चुके हैं और परमाणु बम आज सभी देश के पास है। अगर आपस में समझौता नहीं रहेगा और शांति नहीं स्थापित होगी तो कोई भी देश अगर दूसरे देश पर परमाणु बम गिराता है तो उसका खामियाजा पीढ़ियों तक उस देश को भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से शांति शिक्षा की आवश्यकता है कि सभी देश आपस में मिलजुल करके रहें और सभी में एक समन्वय स्थापित हो। 13वां प्रश्न है, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्राण धन आयाम, यानी कि प्राणों का विस्तार अर्थात प्राण वायु पर नियंत्रण स्थापित करना। प्राण तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और जहाँ भी क्रिया है वहीं प्राण है। यहाँ पर देखा जाए तो प्राणायाम के 3 स्तर या फिर अंग बताए गए हैं। पहला रेचक जिसे बाह्य वृत्ति कहते हैं, दूसरा पूरक जिसे अभ्यंतर वृत्ति कहते हैं, तीसरा कुंभक जिसे स्तंभ वृत्ति कहते हैं। और कहीं कहीं पर प्राणायाम के 8 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला है सूर्य भेदन प्राणायाम, दूसरा उज्जाई प्राणायाम, तीसरा शीतली प्राणायाम, चौथा शीतकारी, पांचवा भ्रस्तिका, छठा मूर्छा, सातवां भ्रामरी और 8वां केवली प्राणायाम बताया गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बच्चे के विकास में साथी समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। साथी समूह से यहाँ पर मतलब बच्चे का जो फ्रेंड सर्किल होगा, यानी कि जो उसके हम उम्र के बच्चे होंगे उनके समूह की चर्चा की जा रही है। तो अगर बच्चे का विकास करना है तो निश्चित तौर पर हम लोग बोलते हैं कि अच्छे संगत में रहो, यानी कि अपने फ्रेंड्स के सर्किल को अच्छा करने की कोशिश करें, यानी कि अच्छे लोगों से ज़्यादा व्यवहार बनाएं। इससे प्रभाव ये होता है कि बच्चे जो उन ग्रुप्स में सीखेंगे या उन ग्रुप्स में जो देखेंगे उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे और उसी प्रकार से वही व्यवहार उनके चरित्र में परिलक्षित होता है। तो निश्चित तौर पर बच्चे का जो साथी समूह होगा वह उसके विकास के लिए न सिर्फ मानसिक विकास बल्कि शारीरिक, बौद्धिक और सर्वांगीण विकास में साथी समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर साथी समूह इंडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चा बाहर फील्ड्स में खेलने में कम इंटरेस्ट लेगा। उस कंडीशन में आप देखेंगे तो कि उसका जो शारीरिक विकास होगा वह धीरे धीरे
कम होता चला जाएगा। अगर बच्चा खेल कूद या फिर योगा प्राणायाम जैसे चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो उसका शारीरिक विकास ज़्यादा होगा, और इसी प्रकार से अन्य कारक भी जैसे बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, ये और मनोवैज्ञानिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये सभी भी उस साथी समूह की भूमिका की ओर परिलक्षित करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, व्यवहारवाद की अवधारणा को स्पष्ट करिए। व्यवहारवाद एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मान करके चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित होती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है, लिखिए। देखिए, मीडिया और हिंसा का बहुत ही गहरा संबंध होता है। जब भी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई हिंसा होती है तो उस हिंसा को रोकने या फिर उसको भड़काने में मीडिया का पूरा हाथ होता है, क्योंकि अगर मीडिया सही तरीके से उसको कवरेज करेगी और निष्पक्ष तरीके से सभी मुद्दे को उठाएगी और शांति के परिप्रेक्ष्य के अनुसार अगर उस हिंसा को दबाने की कोशिश करेगी तो मीडिया एक पॉजिटिव वे में समाचार को प्रकाशित कर रही है। लेकिन अगर इसके विपरीत आज की मीडिया जो आप लोग देखते होंगे न्यूज़ चैनल में, तो उस मीडिया का रोल हिंसा को भड़काना ज़्यादा होता है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति के आधार के नाम पर हो। तो ये सभी आप देखेंगे कि मीडिया और हिंसा का हमेशा संबंध रहा है। अगर मीडिया सही तरीके से कवरेज करे तो हिंसा को खत्म भी किया जा सकता है। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना हेतु किस प्रकार के आचरण पर बल दिया है। महात्मा गांधी जी ने शांति स्थापना हेतु उत्तम आचरण पर बल दिया है। साथ ही उनके द्वारा सत्य, अहिंसा, साथ ही साथ सत्याग्रह, निर्भयता पर बल दिया गया है और तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और समाज दर्शन पर उन्होंने बल दिया हुआ है। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, स्नायु विकृति से संबंधित कार्य व्यवहार पर प्रकाश डालें। स्नायु विकृति को मनोविक्षुब्धता भी कहते हैं। मनोविक्षुब्धता क्रोध, चिंता या फिर अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करने की प्रवृत्ति है। जो लोग अधिक मनोविक्षुब्ध होते हैं वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील तथा मानव के प्रति कमजोर होते हैं, जिसके कारण वे अधिकांशतः खराब मनोस्थिति में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आप डीएलएड 2017 बैच के सभी प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर के और 18 बैच के सभी प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के संपूर्ण मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।